नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये हम जीएस पेपर नंबर 5 का इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा का जो टॉपिक है उसका टॉपिक नंबर 5 जो सिक्योरिटी से संबंधित है, सीमावर्ती सुरक्षा से। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 के पीसीएस मेंस में आया था, लेकिन पूरा नहीं आया था, बस इतना आया था उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियों को उल्लेख करें, है ना। ये पार्ट था सिंपल, मतलब उल्लेख कीजिए, व्याख्या कीजिए, डिस्कशन था, इतना पार्ट था। इसको हमने जोड़ दिया आगे, इसके प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। जब आंसर इतना ही पूछा था, तब भी जब आप चुनौतियाँ बताओगे सुरक्षा की, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की चुनौतियाँ बताओगे, तब भी आपको जो है, जब चुनौतियाँ बताते हो तो आपके प्रयास तो बताने चाहिए, गवर्नमेंट के प्रयास क्या है, क्या करने चाहिए, उस टाइप से। तो क्वेश्चन हमने पूरा लिखा है इस तरीके से, और उसका आंसर देखते हैं कैसे किया गया, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जुड़ी है, 580 किलोमीटर लगभग। उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों के साथ तथा दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों के साथ तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। इंट्रोडक्शन ज़्यादा धांसू ना लगा हो तो आप और बता सकते हो मुझे कि इसका इंट्रोडक्शन और कितना बेहतरीन हो सकता था, क्योंकि फॉर्मेट तो हम आईबीसी वाला ही अपनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इंडिया का एक मैप बना देते हैं, बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, जो देखने में भी अच्छा लगे, और उसको फिर कवर कर देंगे इस तरीके से। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती सुरक्षा चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। भारत नेपाल की खुली सीमा है, तो अवैध प्रवासन है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं, है ना, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, है ना। ये आप नाम भी डाल सकते हो इसमें अगर डालना चाहते थे, तो इस तरीके से आप नामों को लिख सकते थे कि ये स्टेट, वो सॉरी जिले आपके जो है टच करते हैं। बट ठीक है, समय कम होता है, तो उतने कम समय में आप कितना फास्ट तरीके से उस मैप को ड्रॉ कर सकते हो, उस कंटेंट भी लिखना होता है, ठीक है। चलिए, सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित क्षेत्र है ये अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चंबल क्षेत्र, गरीबी अपना दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र, है ना। तो मैप भी बना दिया हमने, सीमावर्ती सुरक्षा की चुनौतियां जो बता रहे थे कुछ मैप में हमने ड्रॉ कर दी, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे। उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित सुरक्षा चुनौतियां, ये कनेक्टिंग लाइन के रूप में है, जिससे लगे कि हाँ आंसर हम फ्लो में लिख रहे हैं। तो सुरक्षा चुनौतियाँ कौन कौन सी है, पहली उठा ली हमने। नंबर 1, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल, तो नेपाल बॉर्डर से संबंधित जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, सीमावर्ती पूछ रहा था ना, तो इसी को तुम बड़े में लिख सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो सीमा पर बाढ़ नहीं है, खुली सीमा है, इसकी वजह से बेरोक टोक आवाजाही होती है, ये एक सुरक्षा चुनौती खड़ी करता है। कैसी, कौन कौन सी सुरक्षा चुनौती खड़ी हो जाती हैं। जाली मुद्रा, मानव व हथियारों की तस्करी होती है, ड्रग्स व उर्वरकों की तस्करी होती है। नेपाल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के वित्त पोषण का मार्ग रहा है। आगे और देख लेते हैं कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा होने की वजह से और कौन कौन सी सुरक्षा चुनौतियाँ आती हैं। तस्करों के लिए प्रयोग किए जाने प्रमुख मार्ग, उदाहरण जैसे सोनौली की सीमा महाराजगंज में लगती है, ये कुछ मार्ग हैं ऐसे जिससे आसानी से आया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों के लिए नेपाल सुरक्षित जगह बना हुआ है। मधेसी संबंधी चुनौती हैं, क्योंकि मधेसी नेपाल के दक्षिण में है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है बिल्कुल। हम जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इंडिया नेपाल का संबंध पढ़ते हैं, उसमें हम रोटी बेटी का संबंध की बात कर रहे होते हैं, तो वो खुली सीमा है हमारी आने जाने की। चलो, अब हमने नेपाल संबंधी सुरक्षा चुनौती बता दी। जो यूपी का बॉर्डर है सेकंड, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में है ना, जो दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, गाजियाबाद, नोएडा वाला। तो साइबर अपराध, क्योंकि साइबर के मामले में नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के नज़दीक हैं, तो यहाँ साइबर अपराधों की समस्या बनी रहती है ना। और नेक्स्ट है सांप्रदायिक, जातिवादी व निर्जाति संघर्ष की घटना कुछ सुनने में आती है, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा 2013 का, कासगंज दंगा, ठीक है। और दूसरा, दिल्ली के गैंगस्टर कल्चर का प्रभाव भी है। अब थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर में, अब दिल्ली के नज़दीक रहते हो तो पैसे वैसे ठीक ठाक होते हैं, फल फूलते हो, है ना, और यहाँ से भागने की सुविधाएं खूब मिल जाती हैं, छिपने की जगह खूब मिल जाती है।
चलिए, अब जो चंबल क्षेत्र हमने जो मैप में दिखाया था उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा है नीचे, ठीक है। चंबल क्षेत्र में दस्यु सरगनाओं की समस्या आ रही है। चंबल के डकौतों को खूब सुनते हो गए हैं। पान सिंह तोमर मूवी देखिए। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और ये यूपी का भी क्षेत्र है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो यूपी का सटा हुआ इलाका है, वहाँ गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताएं, इसकी वजह से आपराधिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। देखो, जब जहाँ गरीबी ज़्यादा होगी, जहाँ बेरोजगारी होगी, वो वर्ग जो है सुभेद्य हो जाएगा ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ उन्मुख होने के लिए। ठीक है ना। आगे नक्सलवाद की समस्या, जैसे सोनभद्र है, मिर्जापुर है, चंदौली है। आपको कंटेंट ऐसा नहीं लग रहा कि हमने ये पहले भी पढ़ा है। और दूसरा, उग्रवाद का इंटरनल सिक्योरिटी में जो हमने शुरुआत करी थी, उग्रवाद के प्रसार देखा था हमने यूपी में, तो उसमें भी ये पॉइंट डाले गए थे। इसलिए जब एक बार कंटेंट तैयार हो जाएगा तो बस आपकी कला इतनी है कि कितना यूज करना है, कितना, कब, कौन सा कंटेंट कहाँ यूज करना है, ये कला आनी चाहिए। फिर 5वां पॉइंट क्या है, पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र। अब पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र बिहार से सटा हुआ है हमारा इधर, तो रोहिंग्याओं का अवैध प्रवासन है। अंतर्राज्य अपराधों के लिए सुभेद्य है, जैसे बिहार और झारखंड में अपराधियों का छिप जाना। अब यूपी में कुछ अपराध करोगे तुम बिहार झारखंड में भाग जाओगे कर आगे, या बिहार झारखंड में अपराध करके यूपी में एंट्री कर दोगे, तो वो सुभेद्य तो है ना, बॉर्डर एरिया हमारा। ठीक है। उपरोक्त सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं। बताइए जी, प्रयास कौन कौन से किए अब तक हमारी यूपी गवर्नमेंट ने? क्यों? तो सरकार के प्रयास देखिए। सबसे पहले हमने ATS ले लिया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल टास्क फोर्स बलों की तैनाती। और इससे संबंधित जब मैंने ये दोनों को करा रहा था, ATS को और STF को, तो उसमें बताया था कि STF स्पेशल टास्क फोर्स माफिया गिरोहों से संबंधित है, ये है ना, उसको टैकल करता है। ATS जो है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में काम करता है। तो सीमावर्ती जो सुरक्षा होगी, आंतरिक सुरक्षा होगी, इनकी भागीदारी कैसे नहीं होगी? क्यों? यही तो टैकल करेंगे। तो ले लिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजना है। ये पता नहीं यार क्या लिख रहा था, मैं तो भूल गया, 1 मिनट रुको बताता हूँ। ये समाधान योजना है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समाधान योजना। कौन सी? समाधान, ये मैं करा चुका हूँ तुमको, है ना, स्मार्ट लीडरशिप, ये समाधान योजना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जैसे सोनभद्र जिला के साथ अन्य 7 जिलों में, यूपी में 8 जिले हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। आगे सशस्त्र सुरक्षा बल SSB के साथ नेपाल सीमा पर पुलिस की तैनाती करना। SSB ने उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 148 सीमा चौकियाँ बनाई हैं। कितनी? 148 सीमा चौकियाँ उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर। ऐसे पॉइंट हैं कुछ सीधे सीधे याद रखने चाहिए आपको। 148 सीमा चौकियाँ, पुलिस की तैनाती सीमा बॉर्डर पे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और ये समाधान योजना, ATS बलों की तैनाती। आगे व्यक्तियों का आवागमन तथा ये दोबारा लिख दिया, ये आवागमन, व्यक्तियों का आवागमन तथा व्यापार, ये यहाँ होना चाहिए व्यापार, है ना। कुछ निश्चित एंट्री पॉइंट के द्वारा होते हैं। यूपी में मानव तस्करी रोधी पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है। मानव तस्करी रोधी पुलिस स्टेशन। और मानव तस्करी क्यों होती है ना? एक तो अंग व्यापार होता है चिकित्सा वाला, दूसरा सेक्स रैकेट जो होता है उसके लिए लड़कियों की तस्करी ज़्यादा होती है। कुछ बाल श्रम के लिए भी लोग बेचे खरीदे जाते हैं। अंगों का भी व्यापार होता है। और पशुओं के जो यूज करने जैसे अंग होते हैं उनका भी व्यापार होता है। ये तस्करी के ही माध्यम से होता है। अन्य प्रयास देखिए, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CCTV कैमरे, रडार सिस्टम का प्रयोग। ठीक है। बेहतर खुफिया जानकारी साझा करना, बेहतर कानून प्रवर्तन का समन्वय। देखो जितने भी ये आपने नाम लिए थे, ये किसी कॉमन पॉइंट है, कहीं भी आप इस्तेमाल कर लो जब भी ऐसे आए सरकार के प्रयास। तो आंतरिक सुरक्षा में मैं पूरा एक लास्ट में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसे उतना कंटेंट उसमें होगा कुछ नोट्स के तौर पे कि उसे कहीं भी इस्तेमाल कर लो, है ना। अब ये अलग अलग अगर संगठन होंगे और इनके बीच में आपस में समन्वय नहीं होगा, है ना, तो कैसे कोई काम करेगा? ठीक, ये जो समन्वय वाली बात आती है, बेहतर कानून प्रवर्तन का समन्वय, ये आप देखते होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास के रोड बन गया बेहतरीन तरीके से, फिर बिजली की लाइन सीवर वालों ने उखाड़ करके फेंक दिया उसे। तो जो विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो यही होता है कि सरकार का पैसा फालतू का बर्बाद होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना किसी भी सिस्टम में बड़ा ज़रूरी है। अब हम आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो जितने भी ATS है, STF है, UPSSF है, इन सब के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए।
आगे विकास कार्यक्रम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधी, सामुदायिक जुड़ाव और पुलिसिंग, ठीक है ना। आगे की राह में स्मार्ट बॉर्डर प्रबंधन हो, है ना, जो भी तकनीकी नई नई आ रही हैं, ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाए बाकायदा। जागरूकता अपराधों के प्रति बढ़े, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति या पूरे उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके इंटरनल सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें उनकी जागरूकता हो। ऐसे शिक्षा का विकास किया जाए, शिक्षा इस तरीके से दी जाए कि इन सब चीज़ों की पढ़ाई हो उसमें। और सरकार के प्रयासों में आप और भी कुछ जो आपने पढ़े थे जैसे ATS STF मैंने बता दिया था, एक और बताया था UPSSF है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ये भी है सरकार के प्रयासों में, ठीक है ना। चलिए बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। इस प्रकार प्रदेश सरकार को सुरक्षा चुनौतियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ तो सहयोग करना ही है, समन्वय करना ही है, कोऑर्डिनेट करना ही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना चाहिए, है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसलिए कि नेपाल के साथ अब ले ही रहे हैं हम वैसे भी, ठीक है ना। जो क्वेश्चन था मैंने फिर ये दिखाया कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, इतना सा क्वेश्चन था बस, और ये 125 वर्ड में था। अब तुम इसमें क्या लिखते बताओ, सुरक्षा चुनौती बताते जैसे मैंने आपको पूरा कराया ऊपर, 125 वर्ड में आप कितना लिखते, इंट्रोडक्शन डालते, मैप बनाते, उसके बाद कुछ पॉइंट डाल पाते, इसको जितना बेहतर तरीके से, और वो भी तुम्हें 2 पेज मिलते, उसी में तुम्हें कवर करना था। ये है कि 200 वर्डों में आ जाए इस तरीके से, तो तब इतना ज़्यादा लिख पाओगे तुम, वरना कहाँ इतना टाइमिंग, ना तो टाइमिंग होती है ना पेज होते हैं, ना सब सीमा होती है आपके पास। तो ये जो प्रस्तुतिकरण था यहाँ का, 1 पेज तो आपको यहाँ कवर हो जाता है, फिर उसके बाद सरकार के प्रयास बता देते सेकंड वाले पेज पे, लगभग यहीं समाप्त करना पड़ जाता आपको समस्याएं बता करके, क्योंकि पेज आपको इतना ही मिलता है, यहीं कंक्लूड हो रहा होता आपका, है ना। चलिए ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। अभी कराऊंगा क्वेश्चन, कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, कंटेंट तैयार था मेरे पास, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज दोपहर में बना रहा हूँ, देखो कैसी बनेगी, साउंड बाहर की आ रही है या नहीं आ रही, ये तो बाद में सुनने से पता चलेगा, है ना। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ रहे। लाइक किया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट किया करो, वरना मोटिवेशन ना बिल्कुल मिलता नहीं है। इस डीमोटिवेशन की वजह से रात को वीडियो अपलोड नहीं करी थी मैं दिन में बनाऊंगा आराम से। व्यूज़ नहीं आते, और व्यूज़ नहीं आए और कमेंट नहीं आए, लाइक नहीं आए, तो फिर मज़ा नहीं आता यार। चलो ठीक है फिर, ओके, बाय बाय।